हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 63 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 64 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 63 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और दोस्तों, साथ ही आपको टेलीग्राम का लिंक भी वहां पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। वहां पर आपको दोस्तों पीडीएफ की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना 64 नंबर का मॉडल पेपर है। ये पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 70 प्रश्न जीके के, 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न मैथ के। ठीक है। और जीके के जो 70 प्रश्न है उसका दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन है वो कर रखा है कि कौन से पार्ट में कितने प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसी पैटर्न के अनुसार अपन ये पेपर है वो देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 30। कितने? 30। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 30। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों बताइए, कौन उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों, मानसून की अरब सागर की शाखा ये उत्तरदायी है। मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा ये उत्तरदायी है। पश्चिमी विक्षोभ से भी दोस्तों राजस्थान में वर्षा होती है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर लौटता हुआ मानसून मानसून ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि लौटते हुए मानसून से दोस्तों राजस्थान में वर्षा है वो नहीं होती, तमिलनाडु उधर होती है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, कौन सी झील जैसलमेर के लिए पानी का प्रमुख स्रोत है? कौन सी झील जैसलमेर के लिए पानी का प्रमुख स्रोत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सभी को पता चल गया होगा, गढ़सीसर है। गढ़सीसर झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों वो है अनास। अनास है वो दोस्तों बाएं किनारे की सहायक नदी है ये। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बोराट का पठार स्थित है। बताइए, बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में ये स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में बोराट का पठार है वो स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? बताइए, डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्वी मैदान का भाग है दोस्तों। ये पूर्वी मैदान भौगोलिक प्रदेश का भाग है डांग। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए,
सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? तो बताइए कौन से मंदिर में प्राप्त होती है? तो ये जगदीश मंदिर उदयपुर में प्राप्त होती है दोस्तों, जगदीश मंदिर उदयपुर में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? बताइए, ये सेई परियोजना है, ये सेई नदी पर बनाई गई है। सेई नदी के ऊपर ये सेई परियोजना बनाई गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों जमाई बांध को जलापूर्ति करना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कब से सहायता विभाग का नाम बदलकर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया है? राजस्थान में कब से सहायता विभाग का नाम बदलकर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें दोस्तों 30 अक्टूबर 2003। 30 अक्टूबर 2003 को दोस्तों सहायता विभाग का नाम बदलकर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग है वो कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। दोस्तों, अगर आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से संबंधित और भी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, अगर आपको करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिदिन, मासिक, साप्ताहिक, ये प्रश्न अगर आपको देखने हैं तो दोस्तों आप अभी मूमल क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों वहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। परीक्षा के अंदर दोस्तों 5 प्रश्न भारतीय करंट अफेयर के और 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे। तो अगर आप वो प्रश्न सही करना चाहते हैं तो मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ में भी जरूर जुड़े। देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये देखिए 12 से गुजरता है, कोटा से गुजरता है, बूंदी से गुजरता है, लेकिन झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता दोस्तों। ये देखिए ये पूर्व पश्चिम गलियारा है, ये दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से होकर गुजरता है दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा। तो यहाँ पर इसमें झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। बताइए राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक, 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। तो वो है दोस्तों इसमें बताइए कौन सा? तो वो है दोस्तों मीणा तथा भील, मीणा तथा भील। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ स्थित है? दोस्तों ये रानीसर टाका है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है दोस्तों, ये रानीसर टाका। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में ये स्थित है। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बताइए कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे कथन ए और कथन आर दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा सही है। देखिए राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सागवान के वृक्ष हैं वो दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कथन आर देखिए सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों राजस्थान में जो सागवान के वन है वो प्राय दोस्तों दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, ठीक है, और वहां की जो जलवायु है वो अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र होती है, इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर कथन ए सही है और आर इसमें क्या है? गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो बताइए क्या किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या किया जाना चाहिए? तो दोस्तों वृक्षों की पट्टी लगाना चाहिए, वृक्षों की पट्टी लगाना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, बांकली झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? बताइए बांकली झील है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों जालौर में है। कहाँ पर है? जालौर में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर जालौर। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहते हैं अवनलिकाएं। क्या बोलते हैं? अवनलिकाएं। बोलते हैं ना अवनलिका अपर्दन, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भूमट कहलाता है? किन जिलों का क्षेत्र भूमट कहलाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही जिलों का जो क्षेत्र है वो दोस्तों भूमट कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमट। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है? मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है? तो बताइए कौन से मंदिर में स्थापित है? तो ये जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में ये स्थित है। ठीक है, गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा कौन से मंदिर में स्थापित है? तो ये जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में ये स्थित है, यहाँ पर इसमें स्थापित है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत युग्म है। तो दोस्तों बताइए असंगत युग्म है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आपको पता तो चल गया होगा दोस्तों। देखिए अवनद वाद्य यंत्र जंतर ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें तत्वाद्य यंत्र है वो दोस्तों एकतारा है, सुशीर वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है, घन वाद्य यंत्र खड़ताल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन में ये गलत दे रखा जंतर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पूंची या पूंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? तो ये कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण है। 24 नंबर का प्रश्न है, सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों ये पशु मेला है ये सिरोही जिले में आयोजित होता है दोस्तों। कहां पर है? सिरोही जिले में ये आयोजित होता है। 4 नंबर का ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? अमर काव्य वंशावली के जो लेखक हैं वो दोस्तों कौन है? राइट आंसर हो जाएगा वो है रणछोड़ भट्ट। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रणछोड़ भट्ट है। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही भोगीलाल पांड्या। 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों मत्स्य संघ में 4 रियासत थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों अलवर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 28 नंबर का प्रश्न है, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। बताइए जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों कहाँ की गई? तो ये जोधपुर में की गई थी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। बताइए वो कौन महिला क्रांतिकारी थी वो? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रमा देवी। क्या नाम था उनका? रमा देवी। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा रमा देवी। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो दोस्तों बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर
कब बैठे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गद्दी पर बैठे थे दोस्तों 1574 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे और ये इनका जो शासन काल है वो 1574 से लेके 1612 ईस्वी तक है वो चला था। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, राजपुताने का कर्ण कहते हैं राय सिंह को। 3 नंबर ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है, तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों तुंगा की लड़ाई है ये कब लड़ी गई थी, ये दोस्तों 28 जुलाई 1787 ईस्वी को, 28 जुलाई 1787 ईस्वी को तुंगा की लड़ाई है वो लड़ी गई थी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये किस किस के बीच में हुई थी तुंगा की लड़ाई, तो दोस्तों जयपुर के सवाई प्रताप सिंह और मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के बीच में दोस्तों ये लड़ाई हुई थी, जिसमें दोस्तों जयपुर के साथ साथ यानी कि जयपुर की सेना के साथ साथ जोधपुर की सेना ने भी इसमें भाग लिया था। यानी कि जोधपुर और जयपुर की संयुक्त सेनाओं ने दोस्तों मराठाओं को हराया था। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तुंगा की लड़ाई 28 जुलाई 1787 को लड़ी गई थी। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था। बताइए कुमारपाल किस राजवंश से था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये था चालुक्य शासक था दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, चालुक्य शासक। आगे देखिए, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, वह आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेहमंद आभूषण, बोर आभूषण और राखड़ी आभूषण, ये तीनों आभूषण है वो दोस्तों सिर पर पहने जाते हैं, कंदोरा नहीं पहना जाता। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा इसका भी। देखिए लोक गायकी के अंदर डोला, आला और बारहमासा, ये तीनों लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित है, ध्रुपद नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे। दोस्तों ये प्रताप नामक समाचार पत्र है, ये कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, और इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और इन्होंने ही दोस्तों इस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में चर्चा का विषय बनाया था। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रसिद्ध गोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले में स्थित, किस जिले से समृद्ध है। प्रसिद्ध गोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में लगता है दोस्तों गोटिया अंबा का मेला। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गुमलू, लिखमादेसर, पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है। गुमलू, लिखमादेसर, पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है, तो बताइए कौन से संप्रदाय से संबंधित है ये। तो ये दोस्तों जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल में स्थित है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल दोस्तों कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में है, आसिंद भीलवाड़ा में। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए डूंगर जी है। ठीक है, डूंगर जी जवार जी किस जिले के थे, तो दोस्तों कौन से जिले के थे, तो ये सीकर जिले के थे दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 40 नंबर का प्रश्न है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। बताइए कौन एक नेता थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है किशनलाल जोशी, किशनलाल जोशी। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसमें देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसका उद्देश्य दोस्तों देखिए सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, बिल्कुल सही है।
ये इसका उद्देश्य है। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तीसरा देखिए, समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। ये दोस्तों इसका उद्देश्य नहीं है। नागरिकों को सशक्त करना ये इसका कार्य है। दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य ये है, यानी कि सरकारी कामकाज को दोस्तों पारदर्शी बनाना। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ये अपना इसमें गलत दे रखा है ये तीसरा नंबर का, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांवलदान उज्जवल। सांवलदान उज्जवल ये दोस्तों आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं और मुख्य सचिव भी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी और इस बात पर जोर दिया था कि नागरिकों को इस बात के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ कुछ यानी कि उन्हें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। बताइए कौन से समिति ने ये ऐसा कहा था? निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी और इस बात पर जोर दिया था कि नागरिकों को इस बात के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ उन्हें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। तो ये सिफारिश की थी दोस्तों कौन सी समिति ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्वर्ण सिंह समिति 1976। स्वर्ण सिंह समिति 1976। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा एक कथन है वो सत्य नहीं है, वो अपने को बताना है। देखिए पहला कथन देखिए यहाँ पे, पहला ऑप्शन, जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए 2 नंबर का ऑप्शन, रेमसे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा था। संस्थागत करिश्मा कहा था। तो दोस्तों ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो रजनी कोठारी है, रजनी कोठारी ने दोस्तों कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा था, रेमजे मैकडोनाल्ड ने नहीं कहा था। तो ये अपना ये गलत हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए सन 1772 ईस्वी में वोरेन होस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर का पद सर्जित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए 4 नंबर का, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये कथन है वो सत्य नहीं है। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया गया था। दोस्तों ये यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित है 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बताइए कब लगाया गया था ये राष्ट्रपति शासन? देखिए यानी कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और उसकी वजह से दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1967 में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों ये अपना कथन है वो क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया किया जा सकता, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, तो ये अपना गलत हो जाएगा। ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है, पहला इसमें गलत हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? बताइए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन है वो कब किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया था 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और दोस्तों सही क्रम में व्यवस्थित आप तभी कर सकते हैं जब आपको प्रस्तावना याद है। जैसे कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो उसी दोस्तों के अनुसार अपने को इनको क्रम में जमाना है। तो दोस्तों क्रम में कैसे जमाओगे? तो यहाँ पर देखिए, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये प्रभुत्व संपन्न है, ये दोस्तों पहले नंबर पर आएगा। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो यहाँ पर ये समाजवादी है, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर दोस्तों पंथ निरपेक्ष है, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर दोस्तों लोकतांत्रात्मक गणराज्य, तो ये आएगा चौथे नंबर पे, और गणराज्य आएगा दोस्तों 5वें नंबर पे। तो क्रम में जमाना था अपने को, तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? EABDC। ये देखिए दूसरे नंबर के ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यही अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन दोस्तों भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। दोस्तों देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, वायरस विषाणु की बाह्य परत किस प्रोटीन से बनी होती है? वायरस की बाह्य परत किस प्रोटीन से बनी होती है? तो दोस्तों ये बनी होती है कैप्सिड से, कैप्सिड प्रोटीन से बनी होती है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना गया? दोस्तों देखिए मेंडल ने 7 लक्षण चुने थे, ठीक है, 7 लक्षण। और इसके अंदर देखिए मैं आपको बताऊं कौन सा लक्षण नहीं है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर देखिए 7 लक्षणों के अंदर, 7 लक्षणों के अंदर दोस्तों देखिए बीज का रंग है, फली का रंग है, फूल का रंग है, तने का रंग नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने चुना था पौधे की ऊंचाई चुनी थी, बीज का आकार भी चुना था, फूल की स्थिति और फली का आकार भी चुना था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तने का रंग है वो नहीं चुना था। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है? जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें आइरिस। क्या हो जाएगा? आइरिस। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आइरिस। नेक्स्ट आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों Al, एल्यूमिनियम। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए आनुवंशिक कोड को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा आरएनए आनुवंशिक कोड को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है? तो वो है दोस्तों टीआरएनए। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिड एसिड। ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिड एसिड, ये होता है दोस्तों टीआरएनए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अब देखिए भाग 6 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित है अपन दोस्तों 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया दोस्तों मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पर आपको दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। ये 10 प्रश्न दोस्तों गलत नहीं होने दूंगा मैं आपके, अगर आप मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों श्री देवेंद्र फडणवीस। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है। 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 5 जनवरी 2025 को प्रदत्त में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो दोस्तों किसने जीता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द ब्रूटलिस्ट। द ब्रूटलिस्ट ने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो जीता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश ने महिला वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता जीती? निम्नलिखित में से किस देश ने महिला वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता जीती? तो दोस्तों किसने जीती? तो ये भारत ने जीती। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारत ने जीती। 59 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में कब हुआ? महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में कब हुआ? तो दोस्तों ये आयोजन हुआ था 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक। 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 के बीच में दोस्तों ये आयोजन है वो हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना इंदिरा रसोई योजना का नया नाम क्या है? इंदिरा रसोई योजना का नया नाम क्या है? तो दोस्तों वो है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ये इंदिरा रसोई योजना का यानी कि नया नाम है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 7वां नंबर का भाग है अपना, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो करवाने जा रहा हूं। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है राजस्थान की कलाकार चित्रांगदा सिंह किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बताइए कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है दोस्तों अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री है। तो यार राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी? समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आचार्य नानेश मुनि ने ये दोस्तों पुस्तक लिखी थी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया था? निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों लोक निर्माण विभाग राजस्थान। दोस्तों लोक निर्माण विभाग राजस्थान के द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया था। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 23 सितंबर 2024 को राजस्थान के किस क्षेत्र में औपचारिक रूप से सैनिक स्कूल का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था? तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह के द्वारा दोस्तों उद्घाटन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है जयपुर में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जाएगी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जाएगी?
तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जोधपुर में। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम। कौन सा है? परम। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा परम। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पावर पॉइंट के किस फीचर से प्रोसेस कम या क्रम या संबंधों का विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूजर को बनाने की अनुमति देता है? पावर पॉइंट के किस फीचर से प्रोसेस क्रम या संबंधों का विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूजर्स को बनाने की अनुमति देता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा बताइए? तो वो है दोस्तों इसमें स्मार्ट आर्ट। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एमएस वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के अलाइन करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के अलाइन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राइट यानी कि दाईं ओर। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वेबसाइट। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए। एमएस एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए Ctrl+ ये वाला एरो का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित दोस्तों 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? ज्ञापन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असंगत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और ना ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, ज्ञापन में प्रसेती यानी कि प्राप्तकर्ता का नाम पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। दाईं तरफ तो दोस्तों भेजने वाले का नाम और पता होता है, ठीक है। दाईं तरफ है दोस्तों, दाईं तरफ तो मैंने बताया भेजने वाले का होता है और बाएं तरफ होता है दोस्तों प्राप्तकर्ता का। तो यहाँ पर इसमें ये गलत दे रखा है। यहाँ पे 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों ज्यूरिडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें क्षेत्राधिकार। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। ये दोस्तों लाल पीला होना यानी कि दोस्तों दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीला होना यानी कि गुस्से हो रहे थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है? संदिग्ध वर्तमान यानी कि वो कार्य अभी पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो अपने को पता नहीं है, ठीक है, ये बताना है। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है वो दोस्तों कौन सा है? इसमें देखिए, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे। अभी दोस्तों कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो अपने को पता नहीं है। होंगे अपन तो आइडिया लगा रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है दोस्तों ये। 3 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। तो दोस्तों प्रेम का मूल्य मापा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए, अनुस्वार संबंधी मानक रूप शुद्ध वर्तनी है। अनुस्वार संबंधी मानक रूप शुद्ध वर्तनी है, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा? मंथन। मंथन शब्द है वो दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, मंथन के ऊपर दोस्तों ये बिंदु है, ये बिल्कुल सही लगी हुई है, बाकी सभी में गलत लगी हुई है। आगे देखिए, यहाँ पे प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए वाक्यांश हो जाएगा, बुद्धि जिसका नेत्र हो। बुद्धि जिसका नेत्र हो, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुने। रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुने। यहाँ पर देखिए, संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, तो सीधा सा यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है ना संपन्न, इसका अपने को विलोम बताना है। तो संपन्न का विलोम है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों विपन्न। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, किस विकल्प में विलोम युग्म है? किस विकल्प में विलोम युग्म है? दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए, देखिए दोस्तों इसके अंदर सत्कार तिरस्कार, सत्कार तिरस्कार, दोस्तों ये इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। सत्कार का विलोम क्या होता है? तिरस्कार होता है, तो ये इसमें एक ही सही दे रखा है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विरंची शब्द किसका पर्यायवाची है? विरंची शब्द किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है, यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, कपोत का पर्यायवाची नहीं है, कपोत का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों देखिए, हारित है, परेवा है, पारावत है, लेकिन महाग्रीव ये नहीं है, ये महाग्रीव है, ये दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये ऊंट का पर्यायवाची है दोस्तों ये, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय दोस्तों किस में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कमेरा में है, सपेरा में है, ममेरा में है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर सवेरा के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर औद्योगिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग और मूल शब्द है, बताइए औद्योगिक शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें उद उपसर्ग और यौगिक है वो मूल शब्द है, उद उपसर्ग और यौगिक मूल शब्द है, यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? इनमें कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, बाकी इसमें दोस्तों सारे सही है। इसमें उत्तर प्लस अयन ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे उत्तरायण, उत्तरायण नहीं होता दोस्तों, उत्तरायण होता है, ठीक है, तो निर्णय लगता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सही नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है, विसर्ग संधि के विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह कौन सा नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अविषमभावी, आबाल वृद्ध और मनोनुसार, तो दोस्तों यहाँ पर मनोनुसार के अंदर तो विसर्ग संधि है, लेकिन बाकी में नहीं है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? विदेशी मूल के शब्द नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वह सदैव सच बोलता है, यहाँ पर सच है वो हिंदी भाषा का शब्द दोस्तों, विदेशी मूल का नहीं है, यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कौन सा विशेषण नहीं है? बताइए विशेषण कौन सा नहीं है? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को दोस्तों क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो बताइए कौन सा विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर जो प्राथमिकता है ये दोस्तों विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म लगा हुआ हो, ठीक है दोस्तों। देखिए, रमेश भोजन कर रहा है, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये इसमें कर्म कर रहा है दोस्तों वो खाने का, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर का प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह कौन सा सर्वनाम है, बताइए वह कौन सा सर्वनाम है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। दोस्तों क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए शिशु, शिशु है वो क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों अपन यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को पंक्चुएशन मार्क लगाना है, यानी कि चिन्ह लगाना है कि कौन सा चिन्ह इसमें लगेगा। यहाँ पर देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, इट वाज सच ए गॉड फॉर सेकंड पैलेस, यानी कि एक वह स्थान जिसने यानी कि भगवान द्वारा छोड़ा गया स्थान, ठीक है, यह भगवान द्वारा छोड़ा गया स्थान था। तो यहाँ पर क्या लगेगा, कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा, तो दोस्तों इसमें ये 4 नंबर वाला पंक्चुएशन मार्क है वो लगेगा, अर्धविराम वाला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पिक आउट द करेक्ट ट्रांसलेशन। यहाँ पर देखिए आई वांट टू नाउ व्हाई आई हैव बीन नेग्लेक्टेड, बताइए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, मैं जानता हूं कि मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया है, मैं जानता हूं कि मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का मतलब तिरस्कार या उपेक्षा बोल सकते हैं, तो ये नहीं होगा दोस्तों। आई वांट टू नाउ, मैं जानना चाहता हूं, वाई आई हैव बीन नेग्लेक्टेड, यानी कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरी उपेक्षा क्यों की गई है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मुझ पर ध्यान नहीं कि मेरी उपेक्षा क्यों की गई है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अब अपने को खालिस्तान भरना है। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर देखिए द ट्रेन इज रनिंग टाइम, बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों इसमें आएगा बिहाइंड टाइम, बिहाइंड टाइम आएगा, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, प्रीपोजिशन भरना है दोस्तों खालिस्तान में। देखिए सी ड्रू द पिक्चर ए क्रायोन, बताइए क्या आएगा। खालिस्तान भरना है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर इसमें आएगा दोस्तों विथ ए क्रायोन। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों अपने को करेक्ट ऑप्शन भरना है खालिस्तान में। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आर यू श्योर देयर आरंट मोर लेटर्स टू पोस्ट, देयर यानी कि आर यू श्योर देयर आरंट मोर लेटर्स टू पोस्ट। तो दोस्तों बताइए क्या आएगा खालिस्तान में, इसके अंदर आएगा दोस्तों एनी मोर, एनी मोर आएगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, देखिए अपने को आर्टिकल भरना है इसके अंदर, ठीक है। देखिए आई गो टू स्कूल बाई बस, तो बताइए क्या आर्टिकल लगेगा इसमें। इसमें लगेगा दोस्तों देखिए बाई बस, सीधा बाई बस ही होगा, तो इसमें 0 आर्टिकल लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सी गलत स्पेलिंग है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बिगिनिंग, रेफरिंग, स्टॉपिंग, तो यहाँ पर ओपनिंग, तो यहाँ पर देखिए डबल एन आया ना, तो इसमें सिंगल एन ही आएगा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। अपने को यहाँ पर है दोस्तों करेक्ट सेंटेंस है वो बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट सेंटेंस है। 4 सेंटेंस दे रखा है, लगभग दोस्तों आपको सेम साइज देखने को मिलेगा इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए ही इल प्रोबेबिलिटी, सॉरी he will probably say no thought it
थॉट इट्स वर्थ आस्किंग। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सेंटेंस है वो दोस्तों क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, चेंज द असर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव। चेंज द असर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव। तो इसमें देखिए, इट वाज ए ग्रेट साइट। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें हो जाएगा वाज इट ए ग्रेट साइट हो जाएगा यहाँ पर, इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन इनडायरेक्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए, आई एम वेटिंग फॉर एन ही सेड। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ही सेड दैट ही वाज वेटिंग फॉर एन। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पिक द करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग इनडायरेक्ट सेंटेंस। इसमें देखिए, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माय नेम। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसमें कौन सा बताइए। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम डू यू नाउ माय नेम, डू यू माय नेम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एक्टिव पैसिव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसका पैसिव बनाना है अपने को। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। तो दोस्तों इसका पैसिव क्या बनेगा, इसका पैसिव बनेगा क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। तो इसमें देखिए, द साल्ट वाटर, द साल्ट वाटर इवेंटुअली दोस्तों कोरोडेड द मेटल बीम्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि पैसिव वॉइस बनाना है अपने को। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है द मेटल बीम्स वर इवेंटुअली कोरोडेड बाय द साल्ट वाटर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खालिस्तान भरना है टेंस का प्रयोग करते हुए। आई दिस स्कूल सिंस 1999। बताइए तो क्या आएगा, इसके अंदर आएगा दोस्तों, आई हैव बीन रनिंग दिस स्कूल सिंस 1999। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इंडिया वॉन द मैच बाय 3 गोल्स। इंडिया वॉन द मैच बाय 3 गोल्स। बताइए, खालिस्तान भरना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों, इंडिया हैज वॉन द मैच बाय 3 गोल्स। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, 106 नंबर का प्रश्न है, सलीम ने 4,500 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। सलीम ने 4,500 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात बी 5,400 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 2:1 है के अनुपात में बांटा गया है, तो बी कितने महीने पश्चात व्यापार में आया, बी कितने महीने पश्चात व्यापार में आया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए ने तो 45,000 की पूंजी है वो दोस्तों 12 मास के लिए लगाई है, 4500 रुपए की पूंजी। तो इसको अपन दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा छोटा कर लेता हूं। देखिए 4500 इंटू 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 54,000। अब आगे देखिए दोस्तों, कुछ माह पश्चात बी 5400 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। तो दोस्तों इसको अपन लिख सकते हैं 5400x लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि x क्या हो गया अपना, समय हो गया। अब दोस्तों इनका अनुपात निकालना है। इनका अनुपात दोस्तों यहाँ पर देखिए, लाभ का अनुपात दे रखा है 2:1 और इनका लाभ ये भी निकालना है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 54,000 अनुपात दोस्तों 5400x
5400x बराबर दोस्तों 2:1। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वही मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल। तो दोस्तों 5400 को अपन क्या करेंगे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10,800, और 54,000 को 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा। तो दोस्तों क्या आ गया अपने पास में 54,000 और बराबर आ गए दोस्तों 10,800, 10,800 एक्स। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए इसमें भाग दे लीजिए 54,000 में दोस्तों आप 10,800 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5, यानी कि 5 माह बाद पूंजी लगाई। ठीक है, बी ने केवल 5 महीना ही, सॉरी, बी ने कुल 5 महीने ही पूंजी लगाई, यानी कि दोस्तों 5 महीने का मतलब बी ने 7 माह बाद पूंजी लगाई। तो इस यहाँ पे पूछा गया है कि बी कितने महीने पश्चात व्यापार में आया, तो 7 महीने बाद वो व्यापार में आया, 5 माह के लिए पूंजी लगाई थी उसने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 2:3 अनुपात में बांटा। यदि ए ने 40,000 रुपए लगाए तो बी ने कितना धन लगाया। सीधा सा है भाई, 2:3 के अनुपात में है, तो दोस्तों इसने 40,000 लगाए तो उसने 60,000 लगाए होंगे। ठीक है, तभी तो ये 2:3 आएगा। ठीक है, ये 1 अनुपात मतलब 20,000, तो यहाँ पे अनुपात यहाँ पर दे रखा है तो सीधा सा हो जाएगा 60,000 रुपए लगाए। इसको डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, 40,000 इंटू 3/2, 40,000 इंटू 3/2 तो भी 60,000 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही। 108 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 1/63 अनुपात 1/21 समानुपात x अनुपात 1/8 है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो दोस्तों वही बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल। तो दोस्तों इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे यहाँ पर 1/63, 1/63 इंटू 1/8 भाई बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल भाग दोस्तों क्या हो जाएगा 1/21। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1/63 इंटू दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो 1/8 इंटू दोस्तों 21 है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 21/1 तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 21 से कितनी बार कट गया, 3 बार, तो 8 × 3 = 24, यानी कि 1/24। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे किसी राशि का 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है, यानी कि सीधा सा मैं आपको बताऊं प्रथम वर्ष का ब्याज है वो दोस्तों 48 है। तो यहाँ पे देखिए 48 का आप दोस्तों 8% निकाल लीजिए, 48 का अगर आप 8% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये देखिए ये 2 से 4 बार कट गया, ये दोस्तों 50, ये यानी कि ये 25। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 48 इंटू 2, 48 इंटू 2 कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96, और 96 में दोस्तों आप 25 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 25 × 75, पीछे बच गए दोस्तों कितने 21। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 3 पॉइंट दोस्तों 84 आ जाएगा, 3.84। ठीक है, 96 में 25 का भाग दोगे तो 3.84। अब ये जो 48 है इसमें 3.84 जोड़ दीजिए, अपना सही उत्तर हो जाएगा कितना, तो दोस्तों ये हो जाएगा 51.84, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्षों में टायर की मांग और उत्पादन लाखों में निम्न है। 2004 में टायर की मांग की मात्रा उत्पादन की मात्रा की कितनी प्रतिशत थी, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये
क्रॉस वाला जो निशान आपको दिखाई दे रहा होगा ये तो है उत्पादन, और त्रिभुज वाला है ये दोस्तों मांग है। यहाँ पे 2004 की बात की गई है, तो यहाँ पर देखिए 2004 में ये 21 है, और ये है दोस्तों 30। ठीक है, 21 और 30। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मांग 2004 की मांग प्रतिशत निकालना है, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 21/30 इंटू 100 कर लीजिए, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा 70%। ये अपना सही उत्तर, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, साधारण ब्याज की किस दर पर 4,500 का 3 वर्ष का मिश्रधन 5400 हो जाएगा। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 5400 में से 45 घटा लीजिए, 4500 घटा लीजिए, कितना बचा 900 बचा। ठीक है, तो दोस्तों 900 में आप 3 का भाग दे लीजिए, यह 3 वर्ष का है, तो 3 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 300। साधारण ब्याज की दर से है, तो दोस्तों 300 है वो 1 वर्ष का है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज दर निकालनी है, तो यहाँ पर 300/4500 इंटू दोस्तों क्या करना है 100, बस काट लीजिए। 45 यानी कि 300 में 45 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6 सही 2/3 बार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 6 सही 2/3% आ जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 112 नंबर का प्रश्न है, यदि प्रकाश की आय आनंद की आय से 25% अधिक है, तो ये तो हो गया दोस्तों प्रकाश। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये तो हो गया दोस्तों पी प्रकाश, और ये हो गया आनंद। ठीक है, प्रकाश की आय आनंद की आय से 25% अधिक है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, इसकी अगर 100 है तो दोस्तों इसकी कितनी हो जाएगी 125। तो आनंद की आय प्रकाश की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, अंतर कितने का है 25 का, तो 25/125 इंटू 100 कर लीजिए, तो ये कितनी बार गया 5 बार। ठीक है, 100 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 20%, तो 20% कम है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 113 नंबर प्रश्न है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 है, किसी संख्या का या किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 है, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या है वो क्या होगी, वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, माना की संख्या है वो दोस्तों x है, या आप दोस्तों ऑप्शन उठा के कर लीजिए, वो सबसे बेटर रहेगा, जैसे कि 100 है। ठीक है, 100 का दोस्तों 60% कितना होता है, तो दोस्तों 60 होता है, और 60 इंटू 3/5 कितना, कितनी बार गया, तो दोस्तों ये 12 बार गया, 12×3 36, बिल्कुल ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन उठा के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इसमें, यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 23% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 720 लिख लीजिए, इंटू दोस्तों यहाँ पे 125 लिख लीजिए, और 23 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, क्या पूछा इसने कि एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% की, 23 नहीं 25% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके अंदर सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे 125/75 कर लीजिए। ठीक है, बस अपना सीधा डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 1200। ये वैसे काटना चाहो तो काट सकते हो, ये 25 से दोस्तों 5 बार कट गया, तो ये 3 बार कट गया, और ये 3 से दोस्तों ये कट गया 100-72 यानी 30 बार कट गया। ठीक है, तो दोस्तों हम्म, 720 इंटू 125/75, तो नहीं 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 ऐसे नहीं होगा ये,
सबसे पहले अलग निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 720 रुपए में एक दुकानदार को बेचने पर दुकानदार को दोस्तों 25% की हानि होती है। सबसे पहले अपने को दोस्तों इसका क्रम मूल्य निकालना है, ठीक है। तो क्रम मूल्य निकालेंगे तो 720 इंटू दोस्तों 100 बटे अपन क्या करेंगे 75। तो दोस्तों इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 से 4 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ये दोस्तों कितनी बार कट गया, ये 240 बार, ठीक है। तो 240 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 960, ठीक है। और अब 960 का दोस्तों अपन दोस्तों 25% निकालेंगे तो 25 बटे 100 या 125 कर दीजिए, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कितना 720 इंटू 720 इंटू क्या बताया था, 720 इंटू दोस्तों 125 बटे 75, 25 से दोस्तों ये 3 बार कट गया, ये कट गया दोस्तों 5 बार। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 से कितनी बार कटा, 24 बार, यानी कि 240। 240 इंटू 5 कर लीजिए तो भी अपना सही उत्तर हो जाएगा, जो मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1200 रुपए, 2 नंबर ऑप्शन सही। 115 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत बताइए, यानी कि दोस्तों कोई वस्तु है, ठीक है, वो दोस्तों 100 रुपए की है, उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है, वो उसके ऊपर क्या करता है कि 120 रुपए लिख देता है। अब वो क्या करता है 120 रुपए के अंदर 120 रुपए के ऊपर 10% की छूट देता है। तो 120 का 10% कितना हो गया 12। तो अब माइनस कर लीजिए, 120 में से 12 गए तो कितने बचे 108। अपनी वस्तु कितने की थी 100 रुपए की, लाभ कितना हो रहा है तो दोस्तों 8 रुपए का, यानी कि 8% लाभ हो गया। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 8 संख्याओं का औसत 38.4 है, सीधा सा हो जाएगा 8 इंटू 38.4 कर लीजिए, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 307, 307.2 हो जाएगा। इनमें से 7 संख्याओं का औसत है 39.2 है, तो ठीक है, तो यहाँ पर 7 इंटू 39.2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 274.4। तो 8वीं संख्या क्या होगी भाई, 307 में से 274.4 घटा दीजिए, क्या बचा, तो दोस्तों 32.8 बचा, यही अपना क्या हो जाएगा 8वीं संख्या हो जाएगी, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापूर्त है 225 है और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या 25 है, जिनमें से एक संख्या क्या है 25 है। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 225 अभिष्ट संख्या निकालें तो यहाँ पे 225 इंटू 5 बटे दोस्तों 25 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 45, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक व्यक्ति P और Q के बीच की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। Q से P की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो प्रति घंटा औसत गति कितनी होगी, तो प्रति घंटा औसत गति कितनी होगी, तो सीधा सा है दोस्तों 2 इंटू 3 इंटू 6 बटे 3 प्लस 6, बस। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 2 6 और 6 36, 36 और 9, यानी कि 36 में 9 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। देखिए 3 आदमी और 4 लड़के एक कार्य के हिस्से को 8 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी 4 लड़के इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। 2 आदमी और 4 लड़के इसे पूरा करेंगे। दोस्तों देखिए ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 दिन में करेंगे दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 120 नंबर प्रश्न है, निम्न पाई आलेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर देखिए बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितने प्रतिशत ज्यादा खर्च किया है, बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितने प्रतिशत ज्यादा खर्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाइंडिंग
बाइंडिंग का है दोस्तों इसमें सी है वो 45% है, और विज्ञापन है बी है दोस्तों इसमें 54%। तो दोस्तों अंतर कितने का हो गया, तो इसमें 9 डिग्री का अंतर हो गया। तो यहाँ पर 9 डिग्री यानी कि 9 बटे दोस्तों पूरा गोला कितने का हो गया, 360 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर 9 बटे 360 इंटू 100 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 चौका 36। ठीक है दोस्तों, 100 में 40 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। तो यहाँ पर 2.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो मॉडल पेपर नंबर 64 है चतुर्श्रेणी कर्मचारी का, ये कंप्लीट करवा दिया है। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आध्यात्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।